हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे। आज हम लोग का टॉपिक है पीओके, यानी पीओके क्या है, कैसे अस्तित्व में आया, इसके विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पीओके। सबसे पहले जैसा कि आपको मैप में हमने दिखाने का प्रयास किया है, पीओके अस्तित्व में आया कैसे, पीओके का क्या इतिहास है, इसकी क्या पृष्ठभूमि है, इसके संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, पीओके जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पीओके का अस्तित्व बाद में आया आज़ादी के बाद, उसके पहले संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बैकग्राउंड में थोड़ा सा पृष्ठभूमि में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज़ादी के बाद यानी 15 अगस्त 1947 के पहले और बाद में दो चीज़ें जानेंगे। यानी देश की आज़ादी के पहले भारत में 562 रियासतें थी, यानी राजाओं का शासन था, नवाबों का शासन था, और ये दोनों जो है अंग्रेज़ों के नियंत्रण में शासन करते थे। तो इस तरह से इन लोगों का शासन था। देश जब आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को, तो इन रियासतों को विलय करना था। भारत में भारतीय राष्ट्र संघ में इन रियासतों को विलय करना था और विलय करने की जिम्मेदारी सरदार पटेल को दी गई थी। सभी राज्य भारत में विलय के लिए तैयार हो गए थे, यानी हस्ताक्षर कर दिए थे। सहमति पत्र पे हस्ताक्षर करने के पश्चात इन राज्यों को, इन रियासतों को विलय करा लिया गया था। लेकिन कुछ राष्ट्र ऐसे थे जो विलय की स्थिति में नहीं थे। उन राष्ट्रों में हैदराबाद था, इसके साथ साथ जूनागढ़ था और इसी क्रम में जम्मू कश्मीर था। अंग्रेज़ों ने भारत के संदर्भ में दो स्थितियाँ कुछ ऐसी रखी थी कि आज़ादी के बाद यानी जो रियासतें थीं वे चाहे तो भारत में सम्मिलित हों या फिर पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाएं या फिर स्वतंत्र रूप से शासन करें। तो तीन स्थितियां थीं इन रियासतों की। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, पीओके का इतिहास में आज़ादी के पहले भारत में लगभग 562 रियासतें थीं। यानी जैसा भी हमने इसके पहले बताया कि रियासतों में मतलब कहीं पे राजाओं, भारतीय हिंदू शासकों का शासन था, कहीं पे नवाबों का शासन था, और ये दोनों अंग्रेज़ों के नियंत्रण में शासन कर रहे थे। 15 अगस्त 1947 के पश्चात इन रियासतों का विलय करने की जिम्मेदारी गृह मंत्री सरदार पटेल को दी गई थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने भारतीय रियासतों के विलय की जिम्मेदारी बखूबी से निभाया। सभी रियासतों को भारतीय संघ में विलय भी करा लिया। लेकिन ऐसे कुछ राज्य थे जो इस स्थिति में शामिल होने को तैयार नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी उन्होंने 3 स्टेप रखा था। क्या स्टेप रखा था, जैसा हमने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। देसी रियासतें चाहे भारत में विलय कर लें यानी भारतीय संघ में शामिल हो जाएं, या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, पाकिस्तान में विलय कर लें, या फिर स्वतंत्र रूप से शासन करें। तो राजाओं के सम्मुख या रियासतों के सम्मुख 3 ऑप्शन थे कि चाहे आप भारतीय संघ में विलय कर लें, या फिर पाकिस्तान में विलय कर लें, या फिर स्वतंत्र रूप से शासन करें। तो जम्मू कश्मीर के जो शासक थे हरि सिंह, उनके मंत्री ने सलाह दिया, चूँकि मंत्री चाहते थे कि भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर का विलय ना किया जाए। उसके पीछे उनकी अपनी एक कूटनीतिक व्यवस्था थी और इसी कूटनीतिक व्यवस्था के कारण ही उन्होंने क्या निर्णय लिया कि हम जम्मू कश्मीर में स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करेंगे। तो हरि सिंह ने डिसीजन जो लिया था कि निर्णय जो है स्वतंत्र शासन करेंगे जम्मू कश्मीर पे, और इसी के कारण समस्या उत्पन्न होती है। इस स्थिति के निर्णय के पश्चात जम्मू कश्मीर में होता क्या है, यहाँ पे हमने कुछ बैकग्राउंड दिखाने का प्रयास किया है कि जम्मू कश्मीर में कबायलियों का यहाँ पे अटैक होता है इस क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर में। क्योंकि जब हरि सिंह ने निर्णय लिया था कि हम स्वतंत्र रूप से शासन करेंगे, और ऐसी परिस्थितियों में जब यहाँ पे हमला हो जाता है कबायलियों का, नाम तो कबायलियों का था लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान सैनिकों ने कंबाइंड रूप से अटैक किया था। यानी कबायलियों के साथ साथ उसमें पाकिस्तानी सैनिक भी इन्वॉल्व थे और दोनों मिलकर के भारत पर आक्रमण करते हैं। भारत पे आक्रमण हो जाता है, जैसा कि आपको यहाँ मैप में दिखाने का हमने प्रयास किया है। आक्रमण हो जाने के पश्चात होता क्या है, परिस्थितियाँ क्या बनती हैं कि हरि सिंह ने भारतीय सरकार यानी केंद्र सरकार से सहायता की मांगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें सर्वे सर्वा थे। माउंटबेटन के कहने पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोनों आपस में एक सहमति बनी। सहमति बनने के पश्चात निर्णय क्या लिया जाता है कि 24 अक्टूबर 1947 को जब कश्मीर पर पाकिस्तान समर्थित कबायलियों ने आक्रमण किया, तो आक्रमण करने के पश्चात होता क्या है, हरि सिंह सहायता मांगते हैं। सहायता मांगने के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन दोनों आपस में विचार विमर्श करते हैं कि इसके पश्चात किया जाए। माउंटबेटन कहते हैं कि जब तक सहमति पर हस्ताक्षर नहीं हो सकता तब तक इस रियासत को हेल्प करना तर्कसंगत नहीं होगा। कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन की बातें मानते थे और ये बातें गलत भी थी, क्योंकि आपको निर्णय जो है अपने देश के अनुकूल अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग करना था, लेकिन अंग्रेज़ अधिकारी के कहने पर निर्णय ले रहे थे। यहीं पर बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। गलत मानना जाता है कि अंग्रेज़ों के अधिकारियों के साथ मिल करके उनके इशारे पे चलना गलत था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू
नेहरू का ये निर्णय गलत था। तो यानी स्वयं निर्णय नहीं लेते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर लेते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन जो है उनके सलाह पे सारे कार्य करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 22 अक्टूबर को हमला होता है कबायलियों के द्वारा। 24 अक्टूबर को श्रीनगर पर ये कबायली पहुंच जाते हैं और 24 अक्टूबर के पहुंचने के पश्चात हरि सिंह सेंट्रल गवर्नमेंट से सहायता मांगते हैं। तो 22, 23, 24 के बाद नेक्स्ट डेट पे जैसा कब दिखाई दे रहा 25 अक्टूबर लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में डिफेंस कमेटी की बैठक होती है, जिसमें निर्णय लिया जाता है कि सेना को भेजने की सहमति बनती है। लेकिन माउंटबेटन पंडित जवाहरलाल नेहरू को सलाह देते हैं कि जब तक उस घटना की जांच न कर ली जाए तब तक यहाँ पे सेना न भेजी जाए। तो कहने का मतलब है कि निर्णय तुरंत नहीं लिया गया, बल्कि सेना भेजने के पहले उन्होंने यह सलाह दिया कि पहले यहाँ पे जांच कराई जाए कि क्या वास्तव में घटना घटी है, क्या यहाँ पे कबायली वास्तव में अटैक किए हैं, क्या वहाँ पर समस्या उत्पन्न हुई है, पहले इसकी जाँच कर ली जाए तब वहाँ पर सेना भेजी जाए। अगले स्टेप में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे गृह सचिव वीपी मेनन, गृह सचिव थे वीपी मेनन, इनको कश्मीर भेजा जाता है। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराया जाता है। यानी वीपी मेनन कश्मीर में जाके वहाँ की स्थितियों से अवगत होते हैं और वो रिपोर्ट लगाते हैं कि यहाँ पे वास्तव में घटना घटी है, कबायलियों के द्वारा अटैक हुआ जा रहा है, यहाँ पे काफ़ी लूटपाट किया जा रहा है, जिससे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके पश्चात हरि सिंह के बोला जाता है कि आप हस्ताक्षर करिए तब हम आपको हेल्प कर पाएंगे। तो हरि सिंह हस्ताक्षर कर देते हैं। हस्ताक्षर का जो डेट था जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे 24 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह विलय पत्र पे हस्ताक्षर करते हैं। विलय पत्र पे यानी संदर्भ पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। इसके पश्चात 27 अक्टूबर 5 दिन बाद यानी 27 अक्टूबर को भारतीय सरकार यहाँ पे सेना भेजती है। कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि 5 दिन बाद सेना भेजना जो सबसे बड़ी भूल माना जाता है कि जिस समय अटैक हुआ था उसी समय 2 दिन बाद जानकारी जो हो गई थी उसी समय अगर सेना भेजी गई होती तो आज पीओके की जो स्थिति बनती, यानी पीओके जो बना अस्तित्व में आया वो पीओके अस्तित्व में ना आया होता और ये हिस्सा भारत के क्षेत्र में होता। लेकिन ये सबसे बड़ी भूल थी। कहते हैं इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा कि 5 दिन बाद जो सेना भेजी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू का डिसीजन जो गलत था और इसके कारण ही पीओके का अस्तित्व आया, यानी 5 दिन बाद सेना भेजे जाने के कारण ही ये अस्तित्व में आया। अगले स्टेप में यहाँ पे देखेंगे सिन्हा और कबायलियों के मध्य युद्ध चलता रहा और युद्ध चलने के बाद इन्होंने क्या किया, 31 दिसंबर 1947 को यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल में इन्होंने अपना एक पक्ष रखा। यानी कहने का मतलब युद्ध चल रहा है, युद्ध चलने की स्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू को यूएनओ नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि अपनी समस्या को जब आप दूसरे के मध्य ले जाते हैं तो आपकी समस्या का हल हो सकता है कितने समय में लगे, क्या लगे, आपके पक्ष में निर्णय आए या न आए, ये एक बड़ी समस्या है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी यूएनओ नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि भारतीय सेना सक्षम थी और वो भी किसके खिलाफ लड़ रही थी, मामूली से कबायलियों के खिलाफ। जैसे कहते हैं कि कोई छोटा मोटा आतंकवादी ग्रुप है और उससे अगर भारतीय सेना हथियार डाल दे या डरने लगे हम तो ये निर्णय ही गलत होगा। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जहाँ एक तरफ सेना लड़ रही थी अच्छे से और ऐसी परिस्थितियों में वे यूएनओ चलो गए, ये सबसे बड़ा उनका क्या था, डिसीजन गलत था। यानी यूएनओ उन्हें नहीं जाना चाहिए था। तो यूएनओ जाने के कारण ये सबसे बड़ी भूल हुई। यूएनओ जाने के पश्चात यहाँ पे होता क्या है कि 20 जनवरी 1948 को यूएनओ में 3 सदस्यीय एक कमीशन बनाया जाता है और इसी के पश्चात फिर से 21 अप्रैल 1948 को 5 सदस्यीय एक कमीशन बनाया गया, जो इस घटनाक्रम को लगातार नज़र बनाए रखा था। और इस कमीशन को एक डिसीजन, सेकंड वाले को डिसीजन दिया गया 5 सदस्यीय कमीशन को कि वहाँ पे आप जनमत संग्रह कराने की व्यवस्था करिए, यानी जनता से जनमत संग्रह कराया जाए, लोगों से राय ली जाए कि क्या आप किस में जाना चाहते हो, पाकिस्तान में जाना चाहते हो या फिर भारत में रहना चाहते हो। तो इस तरह से जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह के बाद भी दोनों देशों के मध्य जो है सीज फायर पर देशों के मध्य सहमति बन गई। यानी कहने का मतलब दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, एक दूसरे पे जो है हथियार गोले बारूद नहीं दागेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और की गई कि बिना जगह को खाली कराया गया। कहने का मतलब एक हमारा क्षेत्र जो पीओके यहाँ पे है, यहाँ पे पीओके में पाकिस्तानी सेना ने कब्जे में कर रखा है, तो दोनों के मध्य सीज फायर पर हस्ताक्षर तभी होना चाहिए था जब यहाँ पर सेना इस क्षेत्र को खाली करती।
लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को रखा भी या विरोध भी नहीं किया यूएनओ में कि यहाँ पे पहले सेना खाली कराई जाए, तब हम जो है इस सीज फायर पे हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन यहाँ दोनों देश क्या करते हैं कि बिना सेना को हटाए सीज फायर पे हस्ताक्षर हो जाता है। भारत को फ़ायदा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि बिना सेना हटाए सीज फायर पे हस्ताक्षर कर देता है पाकिस्तान। और इस तरह से ये स्थिति लगातार कंटिन्यू बनी हुई है। तो पीओके का जो अस्तित्व आया, इसमें 1908 अटैक के बाद जो है ये परिस्थितियाँ बनती हैं। जवाहरलाल नेहरू जो है यूएनओ जाते हैं, उनकी जो सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। और इस तरह से पीओके लगातार आज तक बना हुआ है। इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्टिकल 35 के तहत यूएनओ गए थे। आर्टिकल 35 है क्या? तो जैसा कि आप जानते हैं, विवादित ज़मीन के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। यानी कोई विवादित मुद्दा है, कोई ज़मीन है जिस पे दोनों लोग की समस्या, यानी उस ज़मीन पे दावा दोनों पक्ष करते हों, तो इस आर्टिकल के तहत आप विवाद यूएनओ में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या थी कि विवादित मुद्दा नहीं था, ये ज़मीन हमारा है, यानी एक तरफा है। ज़मीन किसी अगर एक व्यक्ति की है और दूसरा व्यक्ति केवल कब्जा किया है, तो उसके अकॉर्डिंग यानी विवादित ज़मीन तब मानी जाती है जब दो लोगों के अधिकार उसमें हो। लेकिन यहाँ तो हमारी टोटल हमारी ही ज़मीन थी, तो यानी उन्हें 35 आर्टिकल के तहत उन्हें इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए था। उनको किस मुद्दे पर उठाना चाहिए था? आर्टिकल 51, यानी आर्टिकल 51 के तहत उन्हें यूएनओ में जाना चाहिए था। आर्टिकल 51 में क्या था? भूमि पर अवैध कब्जा। कहने का मतलब है पाकिस्तान ने हमारी ज़मीन को कब्जा किया था, उसका दावा उस पर नहीं था, तो उन्हें आर्टिकल 51 पे जाना चाहिए था, आर्टिकल 35 पे नहीं जाना चाहिए था। खुद ही उस भूमि को बोल रहे हैं विवादित ज़मीन है, जबकि हमारा एक तरफा ये भूमि थी, पाकिस्तान ने इसे ज़बरन कब्जा कर लिया था। तो इस तरह से आर्टिकल 35 के तहत जो यूएनओ में गए, ये भी एक टेक्निकल मुद्दा था जो गलत था, उनको आर्टिकल 51 में जाना चाहिए था। तो इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू की कई सारी भूलें थी, जिसके कारण पीओके का अस्तित्व आया और लगातार आज तक ये समस्या बनी हुई है। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।